हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ रीजनिंग एंड सिलोगिज्म। तो रीजनिंग और सिलोगिज्म एक ऐसा टॉपिक है जहां से पेपर 1 में 10 क्वेश्चंस, ठीक है, इन दोनों में से 10 क्वेश्चन तो श्योर आएंगे ही आएंगे। और ऐसी प्रोबेबिलिटी है यहाँ से 9 और 10 क्वेश्चन श्योर सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि रीजनिंग एक छोटा एरिया है। इसमें क्या आएगा, इसमें अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट आ सकता है, मिसिंग न्यूमेरिकल सीरीज आ सकती है, ब्लड रिलेशन आ सकता है, डिस्टेंस आ सकता है। तो वो प्री डिसाइडेड है कि रीजनिंग में यही आएगा। और सिलोगिज्म अगर जहाँ तक बात करें, ये थोड़ा सा एक लॉजिकल क्वेश्चन है सिलोगिज्म। इसमें जैसे इंडक्टिव या फिर डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स हो गए या फिर रीजनिंग होगी, उसके बाद प्रपोजिशंस इसमें आते हैं। तो हम डिटेल में स्टडी करेंगे दोनों को आज, ठीक। खैर रीजनिंग में तो कम हम फोकस करेंगे, लेकिन फोकस करेंगे सिलोगिज्म पे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस मेनली जितने भी क्वेश्चन होते हैं राइट होने के चांसेस बिल्कुल 100% होते हैं, ठीक। सिर्फ हमने समझना है स्टेप्स। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे है 15, और रियल में ये 15 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो भी डिटेल में, ठीक। सो नंबर 1 क्वेश्चन है, और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोपोजिशंस कुछ आने वाले क्वेश्चंस में। सो अमंग द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस, टू आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट दे कैन बोथ बी ट्रू ऑल्दो दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स। अब ये वाली चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। दो स्टेटमेंट हैं और दोनों में से क्या है, दे कैन बोथ बी ट्रू, दोनों ही सच हो सकते हैं स्टेटमेंट, लेकिन दोनों ही गलत नहीं हो सकते, ठीक। इस तरीके से दो स्टेटमेंट सच हो सकते हैं लेकिन फॉल्स नहीं हो सकते। अब ये चीज़ हमें समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को समझना पड़ेगा, ठीक है। प्रोपोजिशन जो हमने किया था, प्रोपोजिशन क्या होता है, ये हमने एक वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लेना डिटेल में, ठीक। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेंटेंशियल लॉजिक या फिर स्टेटमेंट लॉजिक। उसके बाद अगर हम बात करें, प्रोपोजिशन लॉजिक इज यूज टू मॉडिफाइड एंटायर स्टेटमेंट। हम यूज़ करते हैं इसको एक स्टेटमेंट को मॉडिफाई करने में। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको या तो नोट डाउन कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कहीं थ्योरी नहीं नजर आई, थ्योरी नहीं लिखी हुई, सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है जो समझने वाला है। यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, 4 प्रोपोजिशन है। नंबर 1 है कॉन्ट्रेडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी होता है विरोधाभास, जब दो विपरीत होंगे। उसके बाद है कॉन्ट्ररी, उसके बाद सब कॉन्ट्ररी और सब ऑल्टरन, ठीक, और सब ऑल्टरनेशन भी इसको बोल सकते हो। तो ये चारों चीज़ों को पहले तो हमें याद रखनी है क्या चीज़, ठीक। यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट है, कॉन्ट्राडिक्टरी में होता है दे कैन नॉट बी ट्रू, ट्रू भी नहीं हो सकते, बट दे कैन नॉट बी फॉल्स, फॉल्स भी नहीं हो सकते और ट्रू भी नहीं हो सकते, दो स्टेटमेंट, ठीक। वो है कॉन्ट्राडिक्टरी। उसके बाद आता है कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी में क्या होता है, टू स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी ट्रू, ट्रू नहीं हो सकते वो, बट दे कैन नॉट बी फॉल्स, फॉल्स हो सकते हैं स्टेटमेंट। सब कॉन्ट्ररी में आता है टू स्टेटमेंट्स दैट कैन बी ट्रू, जो ट्रू हो सकते हैं, बट दे कैन नॉट बी फॉल्स, फॉल्स नहीं हो सकते। उसके बाद आता है सब ऑल्टरनेशन। सब ऑल्टरनेशन में क्या होता है, बोथ स्टेटमेंट कैन बी ट्रू एंड ऑल्सो कैन बी फॉल्स, फॉल्स भी हो सकते हैं और ट्रू भी हो सकते हैं। सिर्फ ये हमें समझना है, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, क्योंकि ये चीज़ें बाकी क्वेश्चंस में भी अप्लाई होंगे। अगर सिर्फ इतना ही हमें आ गया, ये 4 चीज़ें हमें आ गई, तो आधी प्रोपोजिशन समझ आ गई, ठीक। अब उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट में चलना है ये वाला स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन, ठीक। और इसकी वीडियो में अगर आपने जिसने भी वीडियो देखी है तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% आता ही होगा। इसमें हम यूज़ करते हैं AEIOU अप्रोच, ठीक। जो हमारे वॉवल्स होते हैं 5, उनमें से जो फर्स्ट वॉवल्स हैं वो यूज़ करते हैं। जो ए है वो होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, मतलब जिसमें हम यूज़ करते हैं ऑल, मतलब ऑल बुक्स आर कॉमिक। तो और जो कॉन्सेप्ट होता है नो वाला, नो को हम बोलते हैं ई, ये वाला, दैट इज यूनिवर्सली नेगेटिव, नो बुक्स आर कॉमिक। उसके बाद आई, ये वाला आई, इसमें होता है सम यूज़। तो पर्टिकुलर अफर्मेटिव, इसमें यूज़ होता है सम। उसके बाद पर्टिकुलर नेगेटिव, ओ, दैट इज सम नॉट। तो ये 4 चीज़ों को समझनी है। और जो होता है कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी क्या होता है, विरोधाभास, मतलब दो अपोजिट। तो ये वाला और ये वाला, ये दो चीज़ें क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये कॉन्ट्ररी है। तो दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी कौन कौन से है, एक ऑल सेंटेंस जिसमें है, या फिर सम नॉट है, वो होंगे कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक। या फिर जो नो वाले हैं या फिर सम वाले हैं वो होंगे कॉन्ट्राडिक्टरी। आगे क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इजली। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं हम लोग। अमंग द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस द टू रिलेटेड सच वे बोथ कैन बी ट्रू बट दे कैन नॉट बी फॉल्स। दोनों सच हो सकते हैं लेकिन दोनों झूठ नहीं हो सकते, दोनों सच हो सकते हैं। मतलब कौन सा है, बोथ कैन बी ट्रू बट कैन नॉट बी फॉल्स, वो कौन सा है, सब कॉन्ट्ररी है। अब हमने देखना है सब कॉन्ट्ररी
का रिलेशन क्या है, सब कॉन्ट्ररी ये है, दैट इज ये वाला। सब कॉन्ट्ररी का रिलेशन क्या है इन दोनों के साथ, मतलब सम वाला कॉन्सेप्ट और सम नॉट वाला कॉन्सेप्ट, वो होगा करेक्ट आंसर। सब कॉन्ट्ररी एक सम वाला और दूसरा सम नॉट। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। एक सम वाला दैट इज सम प्रीस्ट आर कनिंग, एक ये हो गया। नो वाला नहीं यूज होगा, ऑल वाला नहीं यूज होगा, एक यूज होगा सम नॉट, दैट इज ये। तो ए और डी, जो ए और डी स्टेटमेंट है ये है क्या है, सब कॉन्ट्ररी। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, अपना आंसर मिल गया है। तो सेम हमें समझना क्या था, ये चीज़ समझनी थी कि ये कह क्या रहा है, व्हाट कैन बी ट्रू बट कैन नॉट बी फॉल्स, और वो क्या बन गया, सब कॉन्ट्ररी। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में है अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। दोनों स्टेटमेंट क्या कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, विरोधाभास हैं, तो सिलेक्ट द करेक्ट कोड। अब इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्राडिक्टरी हमें क्या पढ़ना, हमें ये दिखाया था एक ऑल वाला सेंटेंस, सम नॉट वाला, ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। उसके बाद नो और सम वाला, ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अब स्टेटमेंट देखते हैं। नंबर 1 है ऑल पोइट्स आर फिलोसोफर। ऑल पोइट्स आर फिलोसोफर मतलब ऑल ये वाला है, तो इसके साथ ये वाला नो वाला तो होगा ही नहीं, ना ही सम वाला होगा। इसके साथ क्या होगा, जो कॉन्ट्राडिक्टरी होगा बिल्कुल सम नॉट होगा, ठीक, क्योंकि इसके बिल्कुल अपोजिट है। चलिए उसके बाद जो ये वाला सम पोइट्स आर नॉट फिलोसोफर, ये जो दो स्टेटमेंट है ये क्या बनेंगी, ये बनेंगी कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक, बल्कि सम वाला नहीं बनेगा और उसके बाद नो वाला भी नहीं बनेगा। तो ए और सी दैट इज थर्ड, ये आंसर करेक्ट होगा। तो कुल मिला के मेथड सेम है सब में। एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये भी सेम पैटर्न पे है। अमंग द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस टू आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट वन इज द डिनायल ऑफ द अदर। तो एक स्टेटमेंट दूसरे को खारिज कर रहा है, मतलब एक जो बिल्कुल विरोधाभास कर रहा है या फिर डिनायल मतलब डिनाई कर रहा है, तो दूसरे के विरोधाभास चल रहा है, मतलब विरोध चल रहा है, तो कौन सा है, कॉन्ट्राडिक्टरी। तो हमने यहाँ पे किया था, एक बार फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पे ऑल, उसके बाद नो, उसके बाद सम, और इस साइड आता है सम नॉट, सम नॉट, ठीक। तो ये चीजें हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। ये सबसे नंबर 1 स्टेटमेंट है ऑल वुमेन आर इक्वल टू मैन, ऑल वाला ये है, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या हो गया, सम नॉट। सम वुमेन आर इक्वल, ये सामने हो गया तो ये नहीं होगा। उसके बाद सम वुमेन आर नॉट इक्वल टू मैन, ये बिल्कुल सामने है कॉन्ट्राडिक्टरी, तो ये बिल्कुल होगा। उसके बाद नो वुमेन, नो क्या है, सामने है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हुआ, तो ये भी नहीं हुआ। तो ए एंड सी दैट इज 4, ये अपना आंसर करेक्ट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अमंग द फॉलोइंग प्रोपोजिशन टू आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू। दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकती, ठीक, बट बोथ कैन बी फॉल्स। तो जो फॉल्स है, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो सकती हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट कहाँ आई थी, हमें समझना पड़ेगा, वही बॉक्स जो हमने पहले समझा था, ये वाला। तो बोथ कैन नॉट बी ट्रू बट कैन बी फॉल्स, दोनों फॉल्स हो सकते हैं बट ट्रू नहीं हो सकते। तो मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्ररी। अब हमें समझना है ये वाला बॉक्स, कॉन्ट्ररी में कौन से दो स्टेटमेंट आती हैं, ये वाली, एक ऑल का और एक नो का। तो ऑल एंड नो वाले जो स्टेटमेंट है वो होंगे करेक्ट। ऑल का मतलब एवरी, तो एवरी स्टूडेंट्स इज अटेंटिव, एक ये वाला, और दूसरा होगा नो वाला। सम स्टूडेंट्स आर अटेंटिव, बिल्कुल नहीं। सम स्टूडेंट्स आर नेवर, नेवर का मतलब वही हो गया नो अटेंटिव, तो ये वाला। तो ए एंड सी जो है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के हमारी वही चीज़ें काम आई जो हमने सीखी थी, स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन में सेम एज इट इज पूछा हुआ है, इफ द प्रोपोजिशन ऑल थीव्स आर पुअर इज फॉल्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन कैन बी क्लेम्ड सर्टेनली टू बी ट्रू। तो अगर फॉल्स का बिल्कुल अपोजिट क्या हुआ, ट्रू, ठीक। तो फॉल्स का अपोजिट ट्रू है, तो मतलब कौन सा, कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभास, दो अपोजिट स्टेटमेंट हो गए। तो ऑल थीव्स आर पुअर, जब हम कॉन्ट्राडिक्टरी करते हैं, ऑल एक साइड रखते हैं, बिल्कुल उसके अपोजिट कौन सा आता है, सम नॉट वाला। तो जो सम नॉट वाला स्टेटमेंट होगा वो बिल्कुल सही होगा। सम थीव्स आर पुअर, बिल्कुल नहीं, सम थीव्स आर नॉट पुअर, बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 6th वन है, क्वेश्चन 6। अमंग द फॉलोइंग देर आर टू स्टेटमेंट्स विच कांट बी ट्रू बट कैन बी फॉल्स टुगेदर। अगेन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, कांट बी ट्रू, ट्रू नहीं हो सकते, बट कैन बी फॉल्स, लेकिन फॉल्स हो सकते हैं। तो यही स्टेटमेंट जो हमने पहले पढ़ा था, कॉन्ट्ररी में पढ़ा था, ठीक, ये वाला कॉन्ट्ररी में, कि ट्रू नहीं हो सकते लेकिन फॉल्स हो सकते हैं, और कॉन्ट्ररी में ऑल और नो वाला जो कॉन्सेप्ट होगा वो बिल्कुल सही होगा, ठीक। तो ऑल और नो, तो ए और डी जो है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक।
तो सेम क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है आपका होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो पोस्ट कर देना आप कमेंट बॉक्स में। पहले स्टेटमेंट पढ़ो। इफ द प्रोपोजिशन नो मैन आर ऑनेस्ट इज टेकन टू बी फॉल्स। अगर नो मैन आर ऑनेस्ट फॉल्स है तो ट्रू क्या है, तो मतलब कौन सा है, ठीक है। स्टेटमेंट देखना है पहले, आपने प्रोपोजिशन देखना है कौन सा है, कॉन्ट्ररी है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, सब कॉन्ट्ररी है, तो कौन सा है वो देखना है, ठीक। फिर उसके बाद एक आंसर पोस्ट कर देना ग्रुप में या फिर कमेंट बॉक्स में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ से हम क्वेश्चन समझेंगे डेफिनेशंस थे, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ डेफिनेशन जितने भी एक वीडियो था उसमें उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आपको एक्सप्लेन ये मिल जाएगा, ठीक। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस होती हैं। तो इसमें व्हेन द पर्पस ऑफ डेफिनेशन इज टू एक्सप्लेन द यूज और टू एलिमिनेट एम्बिजिटी द डेफिनेशन इज कॉल्ड। एम्बिजिटी का मतलब होता है एक दुविधा होती है जिसमें जब हमें थोड़ा डाउट होता है वो, तो उसको हमें कौन दूर कर सकता है। तो इन चारों को पहले समझते हैं कि ये है क्या। देखो ये जो राइट आंसर है वो है लेक्सिकल डेफिनेशन। अब लेक्सिकल डेफिनेशन होता क्या है, एक ऐसी डेफिनेशन जो रिलेटेड होती है यूज ऑफ वर्ड्स या फिर वोकेबलरी से ऑफ द लैंग्वेज, और ये इसको हम बोलते हैं डिक्शनरी मीनिंग। और मेनली ये होता है, इट मीन्स कॉमन यूजेस, ठीक। तो कॉमन यूजेस के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे लेक्सिकल डेफिनेशन। और दूसरी बात, लेक्सिकल डेफिनेशन आर आइदर ट्रू और फॉल्स, ट्रू भी हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं। तो ये डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन। सो डेफिनेशन स्टेटमेंट है, ऑब्सॉर्प्शन मीन्स द रथलेस मर्डरिंग ऑफ इनोसेंट बीइंग। तो अबॉर्शन जो है वो एक मर्डर तो है ही है इनोसेंट चिल्ड्रन का। तो इसमें स्टेटमेंट या फिर डेफिनेशन जो है वो जुड़ा हुआ है इमोशन से, ठीक। तो जब इमोशंस से जुड़ा होता है वो होता है परसुएसिव। चलिए हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। सो परसुएसिव मतलब प्रभावपूर्ण। सो इट इज़ यूज टू मीन्स टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू एक्सेप्ट आवर व्यूज़। उसके बाद इसको अगर हम बात करें एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर दिस टर्म्स इन्वॉल्व इमोशनली चार्ज बट प्रिसाइज, मतलब जो रॉन्ग है, ठीक है। इमोशनली है लेकिन थोड़ा रॉन्ग है, जैसे टेररिज्म हो गया, डेमोक्रेसी, अबॉर्शन वगैरह, ये सब चीज़ें आती हैं परसुएसिव डेफिनेशन। तो डिटेल में आपको ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और आया हुआ है, डेफिनेशन पुट फॉरवर्ड द रिजॉल्व डिस्प्यूट ऑफ बाय इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड और स्ट्रिंग इमोशंस। तो इमोशन से जुड़ा हुआ है, दैट इज परसुएसिव। और उसी तरह से आपको डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे स्टिपुलेटिव डेफिनेशन किस लिए काम आता है, सो नीदर ट्रू नॉट फॉल्स। सो ये चीज़ें आपको स्टिपुलेटिव डेफिनेशन डिटेल में कर सकते हो, प्रिसाइजिंग कर सकते हो, थ्योरेटिकल डेफिनेशन, तो ये आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगा, अदरवाइज आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, जो पीडीएफ है, पीडीएफ भी कोशिश करूंगा कि पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो जाए वेबसाइट के थ्रू, तो लिंक उसका भी प्रोवाइड कर दूंगा अगर हो सके पॉसिबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, जस्ट एज मेल्टिंग आइस क्यूब्स डू नॉट कॉज अ ग्लास ऑफ वाटर टू ओवरफ्लो, मेल्टिंग सी आइस डज नॉट इंक्रीज ओशनिक वॉल्यूम। अब इसमें क्या है, हम करने वाले हैं जितने भी एनालॉजिकल रीजनिंग है, हाइपोथेटिकल है या फिर स्टैटिकल है, ये जितने भी स्टेटमेंट हैं वो कर रहे हैं। तो सबसे मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो स्टेटमेंट है वो आया है, इसको एनालॉजिकल रीजनिंग बोलो या सिलोगिज्म बोलो, तो ये एनालॉजिकल सिलोगिज्म बार बार रिपीट हुआ है और यही रिपीट हुआ है हर एग्जाम में, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। देखो एनालॉजिकल क्या होता है, जहाँ पे भी आप कंपेयर कर रहे हो किसी से, या फिर सिमिलैरिटी जहाँ पे है, सिमिलैरिटी है, या फिर हम जैसे हम पढ़ते हैं सिमिली, एक जो हम एक इंग्लिश में भी पढ़ते हैं सिमिली, मेटाफर वगैरह, ये वैसे ही है। जहाँ पे वर्ड यूज हुआ हो एज, या फिर एज हुआ हो, लाइक हुआ हो, तो उसको हम वर्ड में यूज़ करते हैं सिमिली। तो सिमिली की तरह ही ये भी हम कंपेयर कर रहे हैं, एनालॉजिकल रीजनिंग। तो जहाँ भी आ गया जस्ट एज, वो हो गया एनालॉजिकल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, इसमें भी क्या किया हुआ है, इसमें कंपेयर किया हुआ है, मैन एंड वुमेन्स में हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज बट नीदर कैन बी कंसिडरिंग इन्फीरियर और सुपीरियर देन द अदर मोर देन, और देन भी यूज हुआ है, मतलब क्या है, एक कंपेयर किया गया है, ठीक, मोर देन अ बर्ड। तो ये भी क्या है, एक एनालॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद आपको जितने भी डिटेल है ना, ये डिटेल में एक वीडियो में आपको प्रोवाइड हो जाएगा, वीडियो ऑलरेडी आपको मिल जाएगी वैसे अगर चैनल में सर्च करेंगे। और उसके बाद एक क्वेश्चन ये है, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट कोड। सपोज अर्थ इज ओनली पॉपुलेटेड वर्ड इन द फिनिट स्पेस इज एज ऑब्जर्व। तो एज वर्ड यूज हुआ है अगेन,
दैट इज एनालॉजिकल। तो ये जहाँ भी इसको ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं है, कोशिश यहाँ पे ज़्यादा यही रहेगी स्टेटमेंट समझने की, ठीक। जहाँ पे भी एज आया या फिर कंपेयर कर रहा है सिंपली, वो एनालॉजिकल। और एनालॉजिकल 90% चांस है रिपीट हुआ है क्वेश्चन। और नेक्स्ट वन है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। तो 2-3 हम क्वेश्चन यहाँ से करेंगे। सो इंडक्टिव रीजनिंग मीन्स, इंडक्टिव रीजनिंग के इतने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें से एक है यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, ठीक। इसको हम करेंगे डिटेल में। तो एक क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू सीक अ न्यू नॉलेज ऑफ फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड वी मस्ट रिलाई ऑन द रीजन ऑफ द टाइप। तो इंडक्टिव अप्रोच आपने देखा होगा। तो इंडक्टिव अप्रोच मतलब पहले हम क्या प्रोवाइड करते हैं, एग्जाम्पल्स, मतलब कंक्लूजन्स पे जाने की कोशिश करते हैं हम। तो इसमें इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट के बारे में A to Z जितने भी चीज़ें हैं ना वो आपको पता लग जाएंगी। सो इंडक्टिव रीजनिंग ऑल्सो कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रीजनिंग, बॉटम अप रीजनिंग भी बोलते हैं। और इसमें क्या करते हैं, इट सीक्स टू प्रूव अ कंक्लूजन फर्स्ट। और ये इसका मेन थ्रस्ट है, ये डायरेक्टली पूछा जाता है, व्हेन प्रीमिसेस या फिर स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट कंक्लूजन ऑल्सो, दैट इज कंक्लूजन फॉल्स। और इसी के जस्ट बिल्कुल सिमिलर है, और ये वाला टर्म्स बार बार पूछा गया है, इसी की जस्ट सिमिलर है, दैट इज डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। थोड़ा सा पॉजिटिव है बस, ठीक है। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या है, तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट भी आपको डिटेल में मिल जाएगा कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो मेनली डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट करता है वो है ये, ऑल द प्रीमिसेस आर ट्रू एंड कंक्लूजन्स ऑल्सो ट्रू, ठीक। सो प्रीमिसेस क्या है, एक स्टेटमेंट जो हमें क्या, जो कहाँ तक लेके जाता है हमें, कंक्लूजन तक। सो प्रीमिसेस भी ट्रू हैं और एक कंक्लूजन भी उसके ट्रू हैं, तब ये होगा वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। अब क्वेश्चन पूछा हुआ है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड। तो इनवैलिड कब हो जाएगा, जब जो स्टेटमेंट है या प्रीमिसेस हैं वो क्या है, ट्रू, और कंक्लूजन हो जाएगा फॉल्स। सो दैट वन, इट्स प्रीमिसेस आर ट्रू बट इट्स कंक्लूजन ऑल्सो फॉल्स, तो ये हो जाएगा इनवैलिड। और ये हो जाएगा वैलिड, इफ प्रीमिसेस एंड कंक्लूजन आर ट्रू, तो ये हो जाएगा वैलिड, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है राइट आंसर डी, दैट इज 4। ओके, अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ से सीरीज। अब इसमें इस टाइप के सीरीज ना काफ़ी फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन CBSE में पूछ रहा है लास्ट कुछ ही एग्जाम में, ठीक। मतलब जितने भी आप एग्जाम 2012 के बाद देखोगे इस टाइप के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्या है, जस्ट हम एनालाइज करते हैं 1, 6, 15, 28, 45 सीरीज देख लिया करो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हमें अपने आप पता लग जाएगा कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्पेस दी हुई है। जैसे इसके बीच में, खैर ये मैंने पहले एनालाइज कर लिया था तो मेरे लिए ईजी हो रहा है इसको डिस्कस करना। तो इसमें जस्ट आपको हार्डली 30 सेकेंड टू 1 मिनट लगेगा, ठीक। तो इनमें क्या है, स्पेसिस पहले ही आइडिया लग जाएगा कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्पेस है। जैसे 5 का स्पेस है, उसके बाद 9 का स्पेस है, और उसके बाद नेक्स्ट 4 प्लस करके स्पेस हो रहा है, 4, 9 + 4 13 का स्पेस, उसके बाद 13 + 4 17 का स्पेस, 17 के बाद 21 का स्पेस, ठीक। मतलब 4 का प्लस करके स्पेस हो रहा है। सो दैट इज 66। सो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नेक्स्ट टर्म्स इन दिस सीरीज। सो नेक्स्ट टर्म्स अब इसका देखते हैं, दैट इज 2, उसके बाद 7, 28, 63, 28, दैट इज 160, 126। तो इसमें क्या किया हुआ है, कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार वो क्या करता है, जैसे 1 का क्यूब हो गया +1 हो गया, फिर उसका 2 का दैट इज 1 का स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद +1 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया -1 हो गया। कई बार तो ऐसे कर देता है, लेकिन इस स्टेटमेंट में किया हुआ है 1 का क्यूब +1, उसके बाद 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब +1 और 4 का क्यूब। सो बिल्कुल सीक्वेंस में, ठीक। 4 का क्यूब -1, फिर उसके बाद 5 का क्यूब 125 और +1, उसके बाद 6 का क्यूब 216 -1 दैट इज 215। तो कुछ भी इसमें ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, वेरिएशन ज़्यादा नहीं आएगा, सिर्फ क्या है कुछ ही कई बार क्या होता है, कई बार एक में क्या होता है, एक में क्यूब दिया होता है, दूसरे में स्क्वायर दिया होता है, तो कुछ ही चेंज होगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, ठीक है। मतलब पैटर्न जो है ना इनका सेम ही रहता है। और एक क्वेश्चन ये इस टाइप का पूछा हुआ है इन दिस सीरीज, दैट इज 3, 11, 23, 39, 59। हमें दिख रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे पहले गैप फाइंड आउट कर लो, ठीक है। 8 का गैप है, उसके बाद 12 का गैप है, उसके बाद 16। अब हमें पता लग गया कि ये 4 का ही गैप है आगे, अगर 20 का गैप होगा,
उसके बाद 24 का गैप होगा, सो 59 + 24 83। सो इस टाइप के क्वेश्चन 30 सेकेंड टू 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट आंसर के साथ। ठीक, अब रिसेंट ईयर में जो लास्ट पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया, इफ ड्राइवर इज रिटन एज 12, गवर्नमेंट इज रिटन एज 20 एंड डिलीवर्ड इज 16। तो इसमें अब वो किसी भी कोड के या फिर कोड को डिकोड करने के लिए देखो इतने सारे उसने, पहली बात तो ये है सबसे पहले इसने न्यूमेरिकल्स में A to Z तक जितने ABCD हैं पहले वो लिख लो। अगर उनसे भी नहीं बन रहा तो सिंपली जो इसका लॉजिक है, इसका लॉजिक क्या है, सिंपल लॉजिक इसने ये दिया है, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स मल्टीप्लाई बाय 2। जैसे नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट 1 2 3 4 5 6, सो 6 मल्टीप्लाई बाय 2। इसके बाद 3 एंड दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद 3 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसने क्या किया, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट को। सो बैट मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 6, सो 3 × 2 6। तो आंसर आपका वहीं से निकल आएगा, थोड़ा आपको स्टेबिलिटी माइंड की चाहिए यहाँ पे। ठीक, एंड क्वेश्चन नंबर 15, डिकोडिंग ऑफ अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स। अब इस नंबर के लिए आपको ये ABCD तो चाहिए, मैंने पहले ही लिख के रख ली हुई है, और ये तो आपको चाहिए ही चाहिए ABCD। ठीक, तो ये लिखेंगे ज़्यादा ईजी हो जाएगा इसमें। अब सबसे पहले ये कोड को डिकोड करना है, COVALENT। तो रिसेंट ईयर में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, और इसको हम लिखते हैं BWPDUOFM, ये लिखते हैं। तो इसमें पहले एक बार चेक कर लिया करो कहीं कहीं डी कोडिंग ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट लेटर इसका लास्ट लेटर से मैच करता हो या इसका लास्ट लेटर इसके फर्स्ट लेटर से मैच करता हो। तो इसमें जो या फिर उसके बाद कई बार रीअरेंजमेंट हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे वही। तो इसमें एक लॉजिक यूज़ किया है, इसको 2 सेगमेंट में डिवाइड किया है। तो उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट में क्या है, इन दोनों की कंपैरिजन। ठीक है, तो C का नेक्स्ट डिजिट D, और उसके बाद O का नेक्स्ट डिजिट P, उसके बाद V के बाद नेक्स्ट डिजिट W, और A के बाद नेक्स्ट डिजिट B, एंड सिमिलरली सो ऑन। तो एलिफेंट हम इसी लैंग्वेज में, इसी कोड में हम ऐसे लिखेंगे PHANT एलिफेंट। उसके बाद हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, E के बाद आ जाएगा F, उसके बाद L के बाद दैट इज M, E के बाद F, और उसी P के बाद आ जाएगा Q। तो हमारे आंसर यहीं हमें फाइंड आउट हो जाएगा। अगर राइट है तो आगे ही चलने की कोशिश मत करना, क्योंकि वहीं आंसर निकल आएगा। QMF दैट इज QFMF। तो QMU ये वाला बिल्कुल गलत है, और बाकी M और E वाले तो हो ही नहीं सकते। ठीक, तो अपने जो आंसर करेक्ट है वो है 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कोड में दूसरा। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ईजी तो हैं ये, लेकिन अगर आपका ये क्वेश्चन सही होता है तो 2 मार्क्स बिल्कुल ही ऐड हो जाते हैं, और एक मार्क्स मैटर करता है लास्ट जब कट ऑफ आती है। ठीक, सो सिलेक्शन को हमने ऐसे लिखा हुआ है, दैट इज SELECTION। सिलेक्शन को हमने लिखा हुआ है QCJCARGML, ये लिखा हुआ है। तो अब इसके पीछे देखते हैं क्या लॉजिक क्या है। अब इसके बाद एक बार सीरीज में चेक कर लो कि ये आपस में कितनी दूरी पे हैं। ठीक, जैसे S एंड Q, तो S एंड Q एक ड्रॉप किया हुआ है, उसके बाद E to C, एंड उसके बाद L to J, दैट इज L to J, मतलब कि एक एक स्पेस ड्रॉप करके बैक आया है। तो सिमिलरली अगर हम अमेरिकन से लिखेंगे, यहीं लिख देते हैं, A को ड्रॉप करेंगे 2 वर्ड्स, A को हम बैक चलेंगे Z से ड्रॉप हो जाएगा Y, तो यहाँ आ गया Y। उसके बाद M के A को हम छोड़ के चलेंगे, दैट इज हो गया K। उसके बाद हम E को हम दैट इज C। ठीक है, उसके बाद R को हम जंप करेंगे पीछे, दैट इज P, और उसके बाद I का जंप करेंगे, दैट इज G, सो दैट इज G। हमारा आंसर यहाँ तक निकल जाना चाहिए, JKC दैट इज YKC PG। तो ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बाकी इतने कोई मैच नहीं करता। ठीक, और जो बाकी अटपटे से है उनको तो पहले ही एलिमिनेट करो, बस ये 2 ठीक होने चाहिए और उनमें से ये अपना करेक्ट है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड में क्या लॉजिक यूज़ किया है। तो इसमें क्वेश्चंस को हमने लिखा हुआ है इस कोड में, तो हम रिस्पॉन्स को कैसे लिखेंगे। ठीक, तो ये है आपका होमवर्क। तो होमवर्क में नंबर 1 क्वेश्चन है ये, और नंबर 2 क्वेश्चन है ये वाला भी नंबर 1 कुछ नहीं है, इसमें भी अरेंजमेंट करनी है। पहले ABCD लिख लेना, उसकी अरेंजमेंट हार्डली 30 सेकंड टू 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा।
ठीक। तो दो क्वेश्चन ये हो गए, एक हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सिलोगिज्म का एक क्वेश्चन था, ठीक। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और है, वो है ब्लड रिलेशन का। तो ब्लड रिलेशन का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप अपने तरीके से बहुत अच्छे सॉल्व कर सकते हो। किसी के समझाने से वो बहुत कम समझ आएगा, लेकिन अगर उसकी प्रैक्टिस आप जितने तरीके से करोगे अपने तरीके से और अपने वे में, उसको आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक। सो आज के इस वीडियो में 15 क्वेश्चन थे और कोशिश यही थी कि कम से कम समय ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोई भी एक टॉपिक, चाहे पेपर 1 से हो या फिर पेपर 2 इकोनॉमिक्स से हो। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है तो सर्च मतलब कमेंट में पोस्ट कर देना, तो उस पर मे भी नेक्स्ट टाइम सोचेंगे कि नेक्स्ट टाइम उस पर टॉपिक पे वीडियो बना सकें, ठीक। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू।